नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। पेश हुआ मध्य प्रदेश का बजट, कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। बस के अंदर बैठी महिला से सोने का लॉकेट छीनकर बदमाश हुआ फरार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई बोर्ड की परीक्षाएं। खबरें अब विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई बोर्ड की परीक्षाएं। जिले में बनाए गए 97 परीक्षा केंद्र। तहसीलदार ने किया शहर के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। आपको बता दें कि 95% के करीब रही छात्रों की उपस्थित संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा संचालित बोर्ड की परीक्षाएं आज 1 मार्च से प्रारंभ हो चुकी हैं। रीवा जिले में कुल 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले दिन शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही प्रशासन के द्वारा उन परीक्षा केंद्रों के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे जो संवेदनशील एवं अति संवेदनशील की श्रेणी में आते थे। इस दौरान पुलिस बल परीक्षा केंद्र के चारों ओर तैनात दिखा। आपको बता दें कि रीवा जिले में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 35,301 विद्यार्थी शामिल होने थे, जिसमें 95% के करीब उपस्थित देखी गई। हाई स्कूल में 33,037 छात्र नियमित हैं, जबकि 2264 छात्र स्वाध्यायी हैं। इस दौरान पूरे जिले में 12 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील और 4 परीक्षा केंद्र संवेदनशील श्रेणी में रखे गए थे, जिन पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में वीडियोग्राफी भी कराए जाने के निर्देश पूर्व में ही जारी किए गए थे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू की गई है। रीवा शहरी क्षेत्र में 24 सेंटर बनाए गए हैं, जिन पर प्रशासनिक अधिकारी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। 10वीं में पहला पेपर हिंदी का था। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 9,65,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी निर्देश के अनुसार इस बार सप्लीमेंट्री कॉपी देने का प्रावधान बंद कर दिया गया है। वहीं कॉपियों में अतिरिक्त पेज लगाए गए हैं, जिससे परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। देखने को मिल रहा है ये आज माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के हाई स्कूल की परीक्षा पूरे प्रदेश भर में संचालित है। उसी के तहत आज पूरे रीवा जिले में टोटल 97 सेंटरों पर परीक्षा संचालित हो रही है, जिसमें से रीवा शहर के अंतर्गत 24 सेंटर बनाए गए हैं और 24 सेंटरों में अलग अलग स्कूलों में परीक्षाएँ शांतिपूर्वक रूप से संचालित हो रही हैं। अभी तो कुछ प्रकरण ऐसे जो नकल संबंधी नहीं, ऐसा कोई भी प्रकरण अभी प्रथम दृष्टया सामने में नहीं आया है। सभी परीक्षा सेंटर्स में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस बल सभी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और शिक्षा विभाग से भी उड़नदस्ता दल बनाया गया है। सभी सेंटरों पर सतत रूप से निरीक्षण कार्यवाही चल रही है। अभी सर ये डिजिटल वॉच के लिए भी देखा गया? हाँ, डिजिटल वॉच कुछ सेंटर्स पर देखा गया कि छात्रों के द्वारा पर डिजिटल वॉच पहनी गई थी, परंतु उनको उतरवा दिया गया है और साथ में दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि कोई भी छात्र डिजिटल वॉच पहन करके परीक्षा केंद्र में नहीं आएंगे। जिला अस्पताल में आयोजित हुआ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। एसडीएम एवं कई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी किया रक्तदान। बोले रक्तदान से नहीं होता कोई खतरा। आपको बता दें कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में आज लगभग 1 सैकड़ा लोगों ने सुबह 10 बजे से रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। जिला अस्पताल में आयोजित शिविर में सभी अधिकारी तथा कर्मचारी रक्तदान करके इसे सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया रक्तदान 3 व्यक्तियों की जान बचाता है। रक्तदान से रोगियों के प्राण बचाने के पुण्य के साथ स्वयं भी कई लाभ होते हैं। रक्तदान के बाद शरीर से बाहर निकले रक्त की भरपाई शरीर कुछ ही दिनों में कर लेता है। रक्तदान के बाद नवीन कोशिकाओं तथा ताजा रक्त का निर्माण होता है। रक्तदान करने से कैंसर तथा हृदय रोग की आशंका समाप्त हो जाती है। कलेक्टर ने आमजनों से भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदान की अपील की है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजित हुए रक्तदान शिविर को लेकर एसडीएम अनुराग तिवारी ने कहा कि रक्तदान करने से कई लोगों के जीवन बचाए जा सकते हैं। इससे खुद को भी लाभ होता है, इसलिए हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अनुराग तिवारी एसडीएम ने स्वयं भी रक्तदान किया। प्रस्तुत है एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जिला अस्पताल में आज 1 मार्च को वृहद स्तर पे जो रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है, इसमें लोगों की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के लोग सब लोग यहाँ पर हैं और हम लोग सब लोग मिलकर रक्तदान यहाँ पर कर रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे रक्त की कमी को ज़िले में पूरा किया जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
सर रक्त जैसे लोग भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने के बाद कमजोरी और भी कई चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्तदान करना बल्कि स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है। लोगों को रक्तदान करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए ताकि ब्लड की कमी यदि कभी कहीं पर हो तो उसको पूरा किया जा सके। लगभग कितने यूनिट डोनेट हो चुका है और कितना होगा? अभी ये डेटा हम देख के बताएंगे, अभी एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल न्यू बस स्टैंड में बस के अंदर बैठी महिला के साथ लूट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। वृद्ध महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि घटना के संबंध में पुलिस द्वारा पड़ताल के दौरान सीसीटीवी कैमरे में भी आरोपी भागता नजर आया। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना के संबंध मिली जानकारी के मुताबिक कुसुमकली गुप्ता उम्र लगभग 55 वर्ष ग्राम लक्ष्मणपुर से बस में बैठकर शाहपुर जा रही थी। इस दौरान जब न्यू बस स्टैंड पहुंची और बस में बैठी तभी एक युवक बस में सवारी बनकर चढ़ा और अचानक महिला की गर्दन से सोने की लॉकेट तोड़कर फरार हो गया। महिला जब तक कुछ समझ पाती और हल्ला गुहार मचाती तब तक आरोपी फरार हो चुका था, जिसके बाद महिला सीधे समान थाना पहुंची और जहां अपने साथ हुई वारदात की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को देखना शुरू किया तो एक युवक महिला का लॉकेट तोड़कर भागता हुआ नजर आ रहा था। युवक के हुलिये के आधार पर युवक की तलाश पुलिस कर रही है। बीच बस स्टैंड में हुई लूट की वारदात के बाद सनाका खिंच गया है। आपको बता दें कि शहर में लगातार लूट, चोरी, रहजनी, चाकूबाजी की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। शहर में अब कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। बता दें कि ये घटना समान थाना से चंद कदम की दूरी पर ही घटी है। बदमाश महिला का लॉकेट लूटकर समान थाना के सामने से ही भागकर फरार हो गए, जिसके बाद सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है। प्रस्तुत है पीड़िता कुसुमकली गुप्ता एवं थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारा नाम कुसुमकली गुप्ता है। क्या घटना हो गई? यही समझे बस में बैठे रहे, खींच ली नहीं पकड़ के लाइकिट मार खींच ली। क्या सोने की लाइकेट? हाँ सोने का लाइकिट खींच ली मारो। कहाँ जा रही थी? साईपुर जा रहे थे। कितने ग्राम का रहा? लाइकिट एक तोला कर रही है। हेलो सर, एक महिला की कोई लॉकेट लेके भाग गया, अभी आप लोग देख रहे थे, क्या मामला क्या है? हाँ, अभी जस्ट रिपोर्ट आई है। बस में महिला हनुमाना तरफ जाने के लिए बैठी थी और कोई अन्य यात्री के रूप में चढ़ा और उनके गले का लॉकेट छीनकर भगा है, जिसमें रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जा रही है और उसके तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले दोस्ती, उसके बाद प्यार, फिर धोखा देकर किया शारीरिक शोषण। युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने रायपुर करचुलियान जनपद में पदस्थ आरोपी उपयंत्री के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि आरोपी रायपुर करचुलियान जनपद में उपयंत्री के पद पर पदस्थ है। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर करचुलियान जनपद कार्यालय में उपयंत्री के पद पर पदस्थ अनुराग मिश्रा नामक व्यक्ति ने तकरीबन 3 साल पहले एक युवती से पहले दोस्ती की, उसके बाद उसे शादी का प्रलोभन देकर प्यार किया और फिर शारीरिक शोषण किया। बताया गया है कि उपयंत्री अनुराग मिश्रा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन ये बात उसने युवती से छुपा ली थी। कुछ दिनों पूर्व ही अनुराग के शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो उसने अनुराग से पूछताछ शुरू की। पत्नी से उसका विवाद चल रहा है, जिसे वह तलाक देना चाहता है और शादी इसी से करेगा, लेकिन हाल ही में अनुराग ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रस्तुत है एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। फरियादी महिला थाने आकर उन्होंने अपना पूरा घटनाक्रम बताया। उसके पश्चात तत्काल उनका प्रखंड पंजीबद्ध किया गया। इसमें जो आरोपी हैं वो पीएचई डिपार्टमेंट में उपयंत्री के पद पर हैं और उनकी तलाशी के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। कितने विभाग को भी कोई जानकारी दी गई? अभी उसके लिए भी हमारी प्रक्रियाधीन है। उसके एफआईआर को संलग्न करके संबंधित विभाग को भी इसकी जानकारी प्रेषित की जा रही है। हाँ जी, हाँ, उन्होंने जो आके एप्लीकेशन अपनी दी थी उसके आधार पर ही हम लोगों ने इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की है। जो पहले से आरोपी है शादीशुदा है, जानकारी है, इसकी भी अभी जांच की जा रही है। इस बारे में भी जो फरियादी है उसने ऐसा बताया है, जो भी विवेचना में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सहित रीवा जिले में बोर्ड परीक्षा के आगाज के साथ ही अब जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। बीती रात छात्र छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहे 3 डीजे संचालकों पर कार्यवाही करते हुए डीजे को जब्त किया गया है, जिनके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि इस पूरी कार्यवाही को लेकर समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद बीती रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण फैला रहे 3 डीजे को जब्त किया गया है और उनके संचालकों पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने के साथ ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई में इन डीजे संचालकों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, जिसके चलते बीती रात समान तिराहे के समीप इन तीनों डीजे संचालकों को पकड़कर थाने लाया गया। इनके डीजे को जब्त कर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में जहां भी रात 10 बजे के बाद डीजे संचालित होता पाया जाएगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। की गई है, कितने डीजे जब्त किए गए और क्या नियम के अनुसार जब्त किए गए? ये डीजे सेट पूरा पिकअप पे लोड होके जो बारात में चलाते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वरिष्ठ अधिकारी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भी 10 बजे के बाद ये ध्वनि प्रदूषण ना हो ऐसी गाइडलाइन जारी की गई हैं। उसके तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कल 3 डीजे सेट में वाहन के जब्त किए गए हैं। कहाँ से सर ये पकड़ाए गए? ये अपने समान क्षेत्र से मेन रोड से बाणसागर तिराहे के पास से जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया, जो शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। बजट को लेकर कांग्रेस ने इसे बेहद निराशाजनक बताया है। कांग्रेस ने कहा कि ये पूरी तरह से चुनावी बजट है। आपको बता दें कि आज विधानसभा में पेश बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया। बजट को महिला, युवा वर्ग और किसानों पर केंद्रित किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सिंह ने अपना खजाना खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस के दामों में वृद्धि की गई है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बजट में 12वीं फर्स्ट डिवीजन में 5 छात्राओं को सरकार ने ई-स्कूटी दिए जाने की बात कही है। साथ ही 1 लाख नौकरियां दिए जाने की बात भी बजट में कही गई है। जनजाति के लिए भी 26,087 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए, घुमंतु विमुक्त अर्धघुमंतु समुदाय के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर 38,375 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 5,532 करोड़ रुपया अधिक है। और 2 विशेष चीजें, सीएम राइज स्कूल के लिए भी प्रावधान, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हम अपने विद्यार्थियों को दे सकें। और पीएम श्री योजना के अंतर्गत पीएम साहब जो पीएम श्री स्कूल बनाने वाले, उसमें स्टेट का शेयर भी हमने दिया है, उसके लिए भी 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। मित्रों, हमारे खिलाड़ी खेल के मैदान में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के में हमने देखा, हमारे ओवरऑल मध्य प्रदेश कभी 8वें 10वें नंबर पर हुआ करता था, अब 3रे नंबर पे आ गया है। इसलिए खेल का बजट 3 गुना ज़्यादा इस बार बढ़ाया गया है। 738 करोड़ रुपए का प्रावधान। हेल्थ के लिए अगर आप देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सुविधाओं के लिए 16,055 करोड़ रुपए का प्रावधान। उनमें से आयुष्मान भारत के लिए 953 करोड़ रुपया और नए मेडिकल कॉलेजों के भवन के निर्माण के लिए भी पर्याप्त राशि दी गई है। चाहे सिंचाई हो और चाहे सड़कें हों, सड़कों के लिए 10,182 करोड़ रुपया, जिनमें पुलों का निर्माण और संधारण भी शामिल है। सिंचाई जो बढ़ा के हमको 65 लाख हेक्टेयर तक ले जानी है, उसके लिए 11,049 करोड़ रुपया। और बिजली के इंफ्रा को ठीक करने के लिए 18,302 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गांव का विकास हो, ग्रामोदय हो या नगरोदय हो, दोनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 24,443 करोड़ रुपए तो है ग्रामीण विकास के लिए,
और उसके साथ प्रधानमंत्री आवास के लिए हर गरीब को पक्की छत मुहैया कराना है। इसलिए फिर 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, ताकि गरीबों के घर का सपना पूरा हो, उसको हमने किया है। नगरों के लिए भी 14,882 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अधोसंरचना के लिए 3,083 करोड़ रुपया ये 15वें वित्त आयोग का भी है और मनरेगा का 3,500 करोड़ रुपया भी है। मित्रों, वहीं बजट को लेकर कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बेहद निराशाजनक बजट है। सरकार के पास महंगाई, बेरोजगारी एवं कर्ज को कम करने के लिए कोई भी रोड मैप तैयार नहीं है। ये सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ घोषणा वाला बजट है। लाडली बहना योजना सिर्फ एक नाटक है। महंगाई से सभी वर्ग परेशान है। चुनावी वर्ष में भी शिवराज सरकार ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए हम इस बजट का विरोध करते हैं। आइए सुनते हैं वार्ता के अंश। देखिए, जो मध्य प्रदेश का बजट आया है, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, जैसी उम्मीद थी ये बिल्कुल वैसा बजट यात्रा निकली और जिस तरीके से उसका विरोध किया गया, और वो ये दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की निकास यात्रा बन जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार पे कर्जा है 3,29,000 करोड़। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा बजट बनाती होगी सरकार जो अपने बजट से ज़्यादा जिस पे कर्ज। सबसे बड़ी बात है कि उस कर्ज से निपटने की कोई योजना नहीं है। इसके पास रोड मैप क्या है उस लोगों को नौकरी देने का। घरेलू गैस के रेट बढ़ा दिए गए। जिस तरीके से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, तो अब ये 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे तो दूसरे हाथ से वापस लेना। बजट कुल मिलाकर चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बेहद निराशाजनक बजट है। महंगाई से लड़ने का कोई उपाय इस बजट में नहीं है और न कर्ज में डूबी हुई मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज मुक्त करने की कोई योजना आई हुई है। मेरे ख्याल से ये बजट पूरा निराशाजनक है। ओंकारेश्वर धाम की बात करते हैं। राम देखिए कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी की बात को बहुत करता है। कमलनाथ जो बोलते हैं वो कमलनाथ करते हैं। कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की, उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी की। शिवराज सिंह चौहान तो राह चलते घोषणा करते हैं। उनको तो आप पूरे टाइम वो अपने को खुद ही कहते हैं कि घोषणा की मशीन है वो मशीन है, वो अपनी डिलीवरी देती रहती। घोषणा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही इसकी चिंता उन्होंने कभी की नहीं। चौहान सर और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह घोषणा करते रहते हैं, उनकी घोषणा से कोई अंतर नहीं करता। विंध्य एक्सप्रेसवे का भी जिक्र है बजट, उसको भी आगे देखिए। विंध्य एक्सप्रेसवे कैसा बनना है? जो एक्सप्रेसवे बने हुए हैं उन्हीं को आपस में जोड़ देना है। और विंध्य एक्सप्रेसवे बनना है कि नया एक्सप्रेसवे बनना है? भाई आप रीवा से सिंगरौली मार्ग तो वैसे ही बना हुआ है, बन रहा है ऑलरेडी। और किस तरीके से बन रहा है वो सब जानते हैं कि सीधी से बहरी तक की सड़क, सीधी से बहरी होकर सिंगरौली तक की सड़क पिछले 10 साल से बन रही, और पता नहीं आगे कितने साल बनती। तो इसी तरीके से उनका विंध्य एक्सप्रेसवे है कि जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उन्हीं को वो जोड़ देंगे। शहर के पंदर पार्क, घंटाघर, ऋतुराज पार्क, स्टेचू चौराहा में सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर आज महापौर अजय मिश्रा बाबा, नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों सहित निर्माण शाखा के अध्यक्ष पार्षद धनेन्द्र सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि स्टेचू चौराहे में लगी मूर्ति हमारी पुरातन धरोहर है, इसे संवारने का काम हमारा है, इसलिए यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही इसे रंगीन लाइटों से सुसज्जित भी किया जाएगा। इसके साथ ही पंदर पार्क और घंटाघर में भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। घंटाघर में लगी घड़ी को भी चालू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋतुराज पार्क में बास्केटबॉल और कबड्डी के ग्राउंड निर्मित होने हैं। साथ ही वहां बनी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार भी किया जाना है, जिसके लिए निरीक्षण किया गया और जल्द ही इनका टेंडर कराकर इन्हें सौंदर्यीकरण प्रदान किया जाएगा, जिससे रीवा शहर में आने वाले पर्यटक और रीवा के लोगों को घूमने के लिए एक साफ, सुंदर और सुसज्जित स्थान मिल सकेगा। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी आपने निरीक्षण किया है ऋतुराज पार्क और स्टेचू चौराहा का, क्या इसमें? देखिए, ऋतुराज पार्क का भी हम लोग सौंदर्यीकरण का टेंडर करवा रहे हैं। उसमें बास्केटबॉल और कबड्डी का ग्राउंड बनना है। जो बिल्डिंग है उसको रिनोवेट करके उसको नए ढंग से
उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार करना है। और जो ये महाराजा वेंकट रमन सिंह का स्टेचू है, ये हमारे रीवा की एक धरोहर है, ये पुरातत्व धरोहर है। आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये रीवा रियासत के कौन कौन राजा थे। ये यहाँ वेंकट रमन सिंह महाराज की स्टेचू बनी है, किला में महाराजा गुलाब सिंह जी की बनी है, और एक महाराजा मार्तन सिंह की हम लोग लगवा रहे हैं। तो ये हमारे रीवा की धरोहर है, और धरोहर का सहेजने का काम हम आने वाली पीढ़ी को करना चाहिए। तो हम लोग वो पीढ़ी हैं जो इसको सहेज रहे हैं, इस धरोहर को सुरक्षित कर रहे हैं, इसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। ये जो यहाँ पर पानी भर जाता है तो इसके फर्श की हाइट उठाई जाएगी, ये जाली हटाई जाएगी, यहाँ से इसमें सुंदर जाली लगाई जाएगी, ब्यूटिफिकेशन होगा, लाइट बनेगी, बाउंड्री वाल थोड़ा सा अंदर करना है, और मूर्ति की साफ़ सफाई कराना है। जो सामने पेड़ आ गए हैं जिसके कारण यह मूर्ति दिख नहीं रही है, उसको हटवाना है। इस तरह करके ये और उसके पीछे का फाउंटेन, दोनों चीज़ जब हो जाएगा तो पीछे का फाउंटेन चलेगा, और सामने जब मूर्ति और इसकी गार्डन की दोनों की सेम लाइटें हो जाएंगी तो जो भी पर्यटक आएंगे रीवा में वो इसको देखेंगे। ऐसे पद्मर पार्क का रिनोवेशन हो रहा है, तो जो हर गैलरी की पद्मा है उसको भी हम लोग सौंदर्यीकरण में ले रहे हैं, वहाँ भी लाइट वाइट लग जाएगी। तो ये एक घूमने का जो रीवा का घंटाघर है, इसके सौंदर्यीकरण के बाद अगला चरण हमारा घंटाघर का सौंदर्यीकरण होगा, उसकी घड़ी होगी। ये सारा प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। रीवा सुंदर लगना चाहिए, रीवा स्वच्छ होना चाहिए, और रीवा के लोग स्वस्थ होना चाहिए, ये परिकल्पना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।